वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों आप लोगों को पता है हम लोग क्या कर रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री के PYQ कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए बिहार PCS में स्पेशली वो देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इससे आपको पेपर का आइडिया लगेगा कि किस टाइप का लेवल क्वेश्चन का रहता है BPSC में। और BPSC में क्वेश्चन आपको होता है रिपीट तो होते ही रहते हैं। ठीक है, तो इसका डिटेल एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। ये इसकी चौथी क्लास है, तो आइए इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन 46 कह रहा है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ अशोक किंगडम? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका या कलिंग? अशोक के में कौन शामिल नहीं था? तो बहुत आसान हो गया, श्रीलंका नहीं था अशोक के एम्पायर में। बाकी अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग, पूरा एम्पायर अशोका का आता था यहाँ तक। मतलब ये पूरा अशोका का एम्पायर, ये पूरा अफगानिस्तान, ये अशोका का एम्पायर भारत में फैला हुआ था। ठीक है, कलिंग पे भी विजय कर लेता है उड़ीसा में। ठीक है, तो अशोका का जो एम्पायर था वो श्रीलंका में नहीं था, सबसे बड़ी चीज़ ये आपको याद रखनी। ठीक है, गुप्त काल में भू राजस्व की दर क्या थी? व्हाट वाज द रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू इन द पीरियड ऑफ गुप्तास? उपज का चौथा भाग, उपज का छठा भाग, उपज का आठवां भाग या उपज का आधा भाग? गुप्त काल में कितना लिया जाता था? तो ये लेते थे दोस्तों 1/6 ऑफ द पार्ट प्रोड्यूस। जितनी आपकी खेती होगी उसका 1/6 हिस्सा एज अ रेवेन्यू लिया जाता था। कितना? 1/6 हिस्सा, याद रखिएगा 1/6। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। 48 देखते हैं, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? द राइज ऑफ द फर्स्ट मगध किंगडम इन फोर्थ, ये सब चार कर लो यहाँ, 4 ईसापुर नहीं है तो चौथी शताब्दी ईसापुर, छठी शताब्दी ईसापुर, दूसरी शताब्दी ईसापुर या पहली शताब्दी ईसापुर? मतलब 4th सेंचुरी BC तथा 6th सेंचुरी BC, 2nd सेंचुरी BC या 1st सेंचुरी BC? कब हुआ था मगध साम्राज्य का उत्कर्ष? तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हो तो आप पढ़ चुके होंगे 6th सेंचुरी में, है ना। 6th सेंचुरी में हुआ था। 16 महाजनपद जो बने थे उन्हीं में से एक था मगध जनपद, जिसका पहला रूलर था हर्यक डायनेस्टी, जहाँ पे बनी थी हर्यक डायनेस्टी बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार याद रखिएगा। उसके बाद अजातशत्रु आएगा, फिर आपका उदयन आएगा, है ना। तो ये चीज़ आगे बढ़ते हैं। 49, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? विच रूलर एस्टैब्लिश पाटलिपुत्र एज द फर्स्ट कैपिटल? उदयन, अशोका द ग्रेट, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या कनिष्क? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको पता होगा दोस्तों, हर्यक डायनेस्टी का फाउंडर जो था बिंबिसार, उसका जो पुत्र हुआ फिर अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद जो उदयन आता है, कौन? उदयन। उदयन क्या करता है, अपनी जो कैपिटल होती है वो राजगृह से शिफ्ट कर देता है। कहाँ पे? पाटलिपुत्र। कहाँ पे? पाटलिपुत्र। तो इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, उदयन शिफ्ट करता है। कौन करता है? उदयन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फेमस फॉर चिकित्सा विज्ञान के लिए, तर्कशास्त्र के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए या रसायन विज्ञान के लिए? तो नालंदा किस लिए फेमस था दोस्तों? नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा बुद्धिस्ट फिलॉसफी यानी बुद्धिस्ट धर्म दर्शन यहाँ पे होते थे। बहुत लोग बुद्धिज्म नालंदा में पढ़ने आ चुके हैं, है ना। तो नालंदा काफ़ी इंपॉर्टेंट था बुद्धिस्ट फिलॉसफी के लिए। किसके लिए? बुद्धिस्ट फिलॉसफी के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ था? वेयर वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ महावीर स्वामी द प्रोपाउंडर ऑफ जैन धर्म? पिपली वन, वैशाली, कुंडग्राम या विक्रमशिला? तो महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ पर है ये बताना है आपको। तो देखिए, महावीर स्वामी का जो जन्म है वो कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम में। याद रखिएगा कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। ठीक है, कुंडग्राम में हुआ था, नियर वैशाली। ये भी आपको याद रखना है। ये 24वें तीर्थंकर थे, ये पता ही होगा। पहला तीर्थंकरा कौन था? ऋषभनाथ थे। पहला कौन था? ऋषभनाथ थे। ठीक है, इन्होंने पहला जो अपना प्रवचन दिया था वो कहाँ दिया था? पावा में, है ना। कहाँ दिया था? पावा में। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ पे दिया था? पावा में। और इनकी मृत्यु भी पावापुरी में ही हुई थी। पावापुरी में, पावापुरी में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द राइटर ऑफ स्वप्रवास व दत्ता, द राइटर ऑफ स्वप्न नहीं क्या है, स्वप्नवास व दत्ता, स्वप्नवास व दत्ता। कौन? स्वप्नवास व दत्ता का राइटर कौन था? कालिदास, भाष, भवभूति या राजशेखर? स्वप्नवास दत्ता का लेखक कौन है दोस्तों? तो ये आपके भाष। कौन है? भाष्य जो है स्वप्नवास दत्ता के लेखक है भाष। कालिदास ने कौन कौन सी अभिज्ञान शकुंतलम वगैरह लिखी है पता होगा आपको। और भवभूति की अगर बात कर लें, भवभूति की इन्होंने कौन सी किताब लिखी है? मालती माधव। अगर पूछ ले आपसे मालती माधव, भाई ये भी तो पूछ सकता है। फिर आता है महावीर चरित, महावीर चरित, उत्तरा नहीं उत्तरा रामचरित, उत्तरा रामचरित। ठीक है, तो मालती माधव, महावीर चरित, उत्तरा रामचरित, ये किसने लिखी है? देवभूति ने लिखी है, मतलब भवभूति ने लिखी, माफ़ कीजिएगा। और राजशेखर भी बहुत इंपॉर्टेंट, इन्होंने काव्य
मीमांसा लिखिए, काव्य मीमांसा, ठीक है। काव्य मीमांसा किसने लिखी? राजशेखर ने। तो याद रखना, ये भी पूछ सकता है आपसे। 53 देखते हैं। राजा खारावेल का नाम जुड़ा है। द नेम ऑफ द किंग खारावेला इज रिलेटेड टू। गिरनार स्तंभ शिलालेख से, जूनागढ़ स्तंभ विदर्णी से, हाथी गुम्फा शिलालेख से, या सारनाथ के शिलालेख से। द नेम ऑफ किंग खारावेला इज रिलेटेड टू, बहुत आसान है, ये पढ़ा होगा आपने। नेम ऑफ खारावेला इज रिलेटेड टू हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन या हाथी गुम्फा शिलालेख, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है? द पीरियड ऑफ फाउंडेशन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि बुद्धिस्ट लर्निंग थी, अभी हम लोगों ने पढ़ा है इसको, ठीक है, बुद्धिस्ट थी। और ये कहाँ पे थी? बिहार में है, प्रेजेंट टाइम कहाँ है? बिहार में। तो देखिए, इसकी जो स्थापना है नालंदा की, ये किसने कराई थी? कुमारगुप्त ने कराई थी, अगर आपको पता हो। कुमारगुप्त किसने कराई थी नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना? कुमारगुप्त ने 4th सेंचुरी में, ठीक है। यानी गुप्ता रूलर थे। कौन से? गुप्ता रूलर। तो गुप्ता रूलर के टाइम में बनी थी नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के क्या कारण थे? द कॉज ऑफ रिनंसिएशन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज मुसलमान, कुषाण, सिथिन्स या मुगल्स। देखिए, नालंदा यूनिवर्सिटी का विनाश कैसे हो? आपको पता होगा, जो मुसलमान था। कौन? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी तो शासक था। इसने पूरी नालंदा में आग लगा दी थी। पूरी नालंदा में क्या कर दी थी? आग लगा दी थी, ठीक है। तो इसलिए पूरी नालंदा को बर्बाद कर दिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ताम्रपत्र शिलालेख प्राचीन काल में इंगित करता है कि बिहार के शासक किससे जुड़े थे? द कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन इंडिकेट इन एंशिएंट पीरियड द रूलर ऑफ बिहार वॉज कनेक्टेड टू म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया या जावा, सुमात्रा। दो रूलर थे बिहार के, किससे कनेक्ट थे ये बताना है आपको। तो ये कनेक्ट थे दोस्तों जावा और सुमात्रा आइलैंड से। किससे? जावा और सुमात्रा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्सो नोन एज कैल्कोलिथिक एज। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल या लौह युग। मतलब पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, कॉपरलिथिक या आयरन एज। चैल्कोलिथिक किसको बोलते हैं दोस्तों? चैल्कोलिथिक बोला जाता है कॉपरलिथिक एज को, या ताम्र पाषाण जो काल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चैल्कोलिथिक एज, ठीक है। मतलब पहले आपको क्रोनोलॉजी पता होगा, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, फिर चैल्कोलिथिक, फिर आयरन एज, है ना, ये सब। जैसे हड़प्पन्स जो थे वो कैसी थी? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी, मतलब जो थी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी, या ताम्र जो पाषाण था, है ना, जो क्या बोलते हैं उसको, ब्रॉन्ज को क्या बोलते हैं हिंदी में, वो वाले थे, ठीक है। क्योंकि आयरन तो बाद में आएगा जब वैदिक पीरियड आएगा, ठीक है। चलिए 58 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? विच ऑफ द फॉलोइंग किंग ऑफ मगध वॉज कंटेम्पररी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट? महापद्मानंद, धनानंद, शुक्ल या चंद्रगुप्त मौर्य। तो देखो, जब सिकंदर भारत पे आक्रमण करता है ना, उस टाइम धनानंद जो होता है वो रूलर होता है। आखिरी मौर्य वो नंदा रूलर होता है धनानंद। इसको मार के फिर चंद्रगुप्त मौर्य टेक ओवर कर लेगा। सिकंदर ये और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम नहीं था, नहीं तो बढ़िया बैटल देखने को मिलती। सिकंदर मतलब चंद्रगुप्त मौर्य अच्छा खासा सिकंदर को ठोकते बजाते। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मौर्य वंश के बाद किस राजवंश की स्थापना हुई? आफ्टर मौर्य डायनेस्टी स्टैब्लिश। तो क्रोनोलॉजी मैं कितनी बार आपको पढ़ा चुका, उसको प्लीज़ एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, है ना। क्रोनोलॉजी याद करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, मौर्यास के बाद आते हैं आपके कौन? शुंगास। पुष्यमित्र शुंग जो होता है ये ब्राह्मण रूलर होता है, बहुत बुद्धिजों को मारता है। तो अंतिम जो मौर्य रूलर होता है, बृहद्रथ जो था लास्ट मौर्य रूलर, है ना, उसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग शुंगा डायनेस्टी बनाते हैं, ठीक है। तो इसको शुंग के बाद कौन आती? कर्ण डायनेस्टी आती है ना, वासुदेव कर्ण बनाते हैं ना। तो ऐसे करके याद रखिएगा, क्रोनोलॉजी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य समान नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज नॉट कॉमन इन बौद्ध धर्म एंड जैन धर्म, ठीक है। तो आपको बुद्ध धर्म और जैन धर्म की अगर फिलॉसफी पता होगी तो आप इसको आराम से कर लोगे। आत्मदमन, वेद के प्रति उदासीन, अहिंसा, रीति व रिवाजों की अस्वीकृति। इसमें से कौन सा कॉमन नहीं है? सेल्फ इन्फ्लेशन, न्यूट्रल टुवर्ड्स वेदास, नॉन वायलेंस, रिजेक्शन ऑफ रिचुअल्स। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखिए, सेल्फ इन्फिसेशन जो है ये बुद्ध में नहीं है ना, ये जैन में है, कि अपने ही को ख़त्म कर लेना। जैसे कैवल्य में बोला जाता है ना, जैनाज में कैवल्य मतलब अपने आप को कैवल कह रहा, संलेखना, कैवल्य मतलब भूखा रखना जब तक आपका शरीर देह में ना, मतलब आपका देह त्याग ना हो जाए, मतलब भूख रह के अपने आप को ख़त्म कर लो, अपने देह का त्याग कर लो। ये जैनाज की फिलॉसफी है, बुद्धिस्ट की नहीं है। बाकी देखो, वेदास के लिए न्यूट्रल है और नॉन वायलेंस दोनों में ही है। रिजेक्शन ऑफ रिचुअल्स तो थे ही दोनों में, ठीक है। तो ये था दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। आप अगर ऐसे ही बीपीएससी का डिटेल
हर चीज़ चाहते हो, पूरे वीडियोस चाहते हो, स्टडी मटेरियल चाहते हो, पीवाईक्यू का डिटेल एनालिसिस चाहते हो, ज़्यादा हर सब्जेक्ट के वीडियोस एक साथ जो आप जितने चाहे देख सको, तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये यूट्यूब पे ये सिर्फ एक डेमो के तौर पे रहता है आपका। अगर आप इसको डिटेल में चाहते हो कि सारे लेक्चर आपको एक ही दिन मिल जाएँ, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कंप्लीट BPSC प्रिपरेशन आप कर सकते हो बिहार PCS का, इतना कि जितना सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है। ठीक है।